नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं। दरअसल सीएम धामी जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रही हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक बैठक भी की। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी जम्मू कश्मीर की जनता एक नया इतिहास रचने जा रही है। आज इस बार जो जम्मू और कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है, उसमें जिस प्रकार का जोश और उत्साह मैं आप लोगों में देख रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता, बनी क्षेत्र की जनता एक नया इतिहास लिखने जा रही है। यहाँ कमल खिलाने जा रही है। और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में आज लोगों में जिस प्रकार का जोश है, जिस प्रकार से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और यहाँ का विकास चाहते हैं, यहाँ की उन्नति चाहते हैं, यहाँ की प्रगति चाहते हैं। और मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए इस पूरी घाटी में कमल खिलाना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में भाई जीवनलाल जी के लिए आप सबका मत और समर्थन मांगने आया हूं। आप सभी जानते हैं जीवनलाल जी ने 2.5 साल तक आप सबके बीच में काम किया है विधायक के रूप में। कम समय था और कम समय में भी और उसके बाद भी लगातार आपके बीच में वो अपना काम करते रहते हैं, समर्पित होकर विकास के लिए काम करते हैं। इसलिए आप सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर आपको कमल खुलाना है। आपको यहां से आज एक शपथ लेकर जानी है, एक सौगंध लेकर जानी है, एक संकल्प लेकर जाना है कि आप सब यहां से। तो वहीं उत्तराखंड में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर जहां पक्ष विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं उत्तराखंड के बीजेपी अभिनव कुमार के एक बयान ने प्रदेश की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कानून व्यवस्था पर महाजंग, कानून व्यवस्था पर पक्ष वर्सेस विपक्ष। डीजीपी के बयान से गरमाई सियासत, प्रदेश की सियासत में नया मोड़। उत्तराखंड में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर जहां पक्ष विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं राज्य की जनता भी पुलिस की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने से नहीं चूक रही। आरोप प्रत्यारोप के इस राजनीति के बीच उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें डीजीपी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि उत्तराखंड के नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े ना करें और कानून व्यवस्था पर राजनीति करने से बचे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करें। तो वहीं कांग्रेस इस बयान के बाद डीजीपी साहब पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। मैंने उनका बयान अभी अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है। तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। लेकिन बीजेपी डीजीपी के बयान को सराहनीय बता रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है
कि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, लेकिन कांग्रेस को ये नजर नहीं आता कि प्रशासन अपराधियों और लुटेरों को पकड़कर जेल भेजने का काम करता है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष बार बार कानून प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि शासन और प्रशासन और जो इस तरीके की लूटपाट होती है या कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने का काम गलत प्रवृत्ति के लोग करते हैं, उनको जेल में डालने का काम जो है कानून करता है। लेकिन बार बार विपक्ष के माध्यम से आरोप लगाने का काम होता है। तो डीजीपी साहब ने बिल्कुल वाकई एक नसीहत बिल्कुल ठीक दी है उनको कि अगर विपक्ष कुछ कर नहीं सकता, क्या भ्रष्टाचारियों को जेल में ना डाला जाए, क्या जो गलत काम करते हैं, जो घृणित कार्य करने का काम करते हैं या लूटपाट करने का काम करते हैं, क्या उनकी आरती उतारनी चाहिए। कांग्रेस मुझे लगता है कि उन सबको बचाने का काम करती है और बार बार कानूनी प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाने का जो काम करती है, शायद ये ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था पर डीजीपी अभिनव कुमार का बयान और पक्ष विपक्ष में तकरार के साथ प्रदेश में खलबली मची हुई है। डीजीपी का ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या उत्तराखंड की राजनीति इतनी धूमिल हो गई है कि अब नेता कानून व्यवस्था पर ही राजनीति करें? देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। तो उधर रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा 3 दिवसीय जनपद दौरे पर रहे। वहीं रुद्रप्रयाग से देहरादून लौटने के बाद मंत्री ने कहा कि उन्हें बीजेपी ने प्रभारी मंत्री के साथ साथ गुप्त काशी मंडल की जिम्मेदारी भी दी है, जिसमें 50 बूथ और 13 शक्ति केंद्र भी शामिल है। साथ ही कहा कि यहां जब भी केदारनाथ में उपचुनाव होगा, जीत बीजेपी की ही होगी। प्रयाग में मैं प्रभारी मंत्री हूं और मुझे गुप्त काशी मंडल की जिम्मेदारी मिली है। मेरे अंदर 50 बूथ हैं, 13 शक्ति केंद्र हैं और मैं 3 दिन के दौरे पे वहां पे गया था। लोगों से मिला भी हूं। हमने जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करी है, वहां पे महिला समूहों के साथ भी बैठक करी है और अब अच्छा रुझान है। लोगों ने जो स्वर्गीय शैला रानी रावत जी ने अपने 2.5 साल में वहाँ पे कार्य किए हैं, जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में रुद्रप्रयाग में और उत्तराखंड में काम हुए। और सबसे बड़ी बात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम के लिए लगातार पिछले 10 सालों में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो उन्होंने कायाकल्प करने में मदद करी है, लोग उसको मानते हैं, सराहते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं पूर्ण उम्मीद है कि जब भी ये बाई इलेक्शन घोषित होगा, हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो बहुत स्पष्ट बहुमत से रुद्रप्रयाग चुनाव जीतेगा। तो वहीं हल्द्वानी में अंकिता भंडारी की दूसरी बरसी के मौके पर कांग्रेस की ओर से मौन उपवास कर विरोध जताया गया। दरअसल कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में मौन उपवास रखा गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता सहित तमाम महिलाएं भी मौजूद रहीं। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जो सुरक्षा है वो राम भरोसे है। 2 साल पहले अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, लेकिन आज भी उसके असली गुनहगारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ये इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण, लगातार समाज में हिंसा भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन और शासन और इनके राज का प्रतीक बन चुकी है। ये लगातार जो संलिप्त हैं, चाहे हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी, जिसकी न्याय की गुहार के लिए आज यहाँ पे मौन उपवास रखा गया कांग्रेस के द्वारा, इसमें आपने देखा मातृशक्ति ने कितनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली। ये दर्द हर घर का है, हर परिवार का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार, एक बेटी जो पढ़ के अपने कार्य पे गई, वहाँ पे जब अतिरिक्त सेवा उससे और गंदे कार्य करने को करा गया, जिसने मना कर दिया, उसको मार डाला, उसमें संलिप्त कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। रिजॉर्ट किनका? भारतीय जनता पार्टी के लोग। वीआईपी कौन है? ये जवाब देने को तैयार नहीं कोई सरकार। बुलडोजर रिजॉर्ट पे किसने चलाया? ये जवाब देने को सरकार तैयार नहीं। और तब से लेके हिंसा छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, हिमालयी राज्यों में हत्या ही नहीं, सिर्फ बलात्कार के बाद हत्या, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों के द्वारा हत्या, वो भी साक्ष्य मिटाने के लिए आपने पूरे उनके उसमें बुलडोजर चला दिया। तो सिर्फ हत्या नहीं, जघन्य अपराध। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी रह गई, ये तो भारतीय बलात्कार पार्टी हो गई। इनका जो वो देखे आपने, वो सल्ट में जो हुआ, जो लाल कुआं में हुआ, जो केंद्र में जो है आप देखें हरियाणा की पहलवानों को घसीट के रोड पर लटका गया, उनको घसीटा गया। ये सब आप जो चाहें, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। अब अंतकाल पछताएगा, अंत आ रहा है। हरियाणा चुनाव हार रहे हैं, ऐतिहासिक हार होने जा रही है। झारखंड हार रहे हैं, महाराष्ट्र हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर हार रहे हैं। अब जाग रहा है जेल में जाने का डर। तो नया ड्रामा खो दिया भाई। उत्तराखंड के अंदर चुनाव नहीं होने देंगे, मर्जी है साहब। लोकतंत्र को घसीटो, मारो, तोड़ो, रगड़ करके फेंक दो। लोकतंत्र में आज के दिन में कभी आपने सुना 1 साल चुनाव नगर पालिका के और प्रधानी के चुनाव नहीं होने जा रहे?
पंचांग के अनुसार 17 सितंबर से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। पितृपक्ष को ओम बालचाल में कनागत भी कहते हैं और इस दौरान 15 दिनों तक पितरों यानी अपने उन पूर्वजों का श्रद्धा कर्म किया जाता है। मान्यता है कि यमराज 15 दिनों के लिए पितरों की आत्मा को मुक्त करते हैं और इसलिए पितृपक्ष 15 दिन बहुत खास होते हैं। यदि इस दौरान विधि विधान के पितरों का तर्पण किया जाए तो वह प्रसन्न होकर अपने लोग चले जाते हैं। कल से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ये दिन जो है विशेषकर जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको समर्पित किए जाते हैं। 16 दिन पितृपक्ष के माने जाते हैं और पितृपक्ष में ही जो तर्पण की विधि है, जो तर्पण होता है बुजुर्गों का, पितरों का, अपने पितरों का आह्वान किया जाता है, उनको उनकी सेवा भावना जो भी उनको समर्पित की जाती है वो इसी पितृपक्ष में की जाती है। खासकर पितृपक्ष में जो हमारे घरों के बुजुर्ग हैं उन्हें याद किया जाता है। उनकी सम्मान में, उनके सेवा के लिए जो भी तर्पण की विधि है, जो उनकी प्रमुख चीज़ें हैं, चाहे दान पुण्य आदि का जो काम होता है, जो ब्राह्मणों को दान देने की प्रक्रिया होती है, वो पितृपक्ष में ही की जाती है। खासकर श्राद्ध का एक अपना एक अलग महत्व है। श्राद्ध पितरों को याद किया जाता है श्राद्ध में, और श्राद्ध में पितरों के द्वारा दी गई सीख को दोहराया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। और साथ ही साथ श्राद्ध की अगर बात करें तो मुख्यतः उत्तराखंड में पितृपक्ष का एक अलग ही महत्व होता है। और खासकर हरिद्वार एक ऐसा स्थल है जहां पर पितरों की आत्मा शांति के लिए पितृ श्राद्ध किया जाता है और पिंडदान और पितृ श्राद्ध से जुड़ी तमाम जो क्रियाएं हैं वो खासकर हरिद्वार में ही, क्योंकि हरिद्वार एक मुक्ति धाम के तौर पर भी हरिद्वार को देखा जाता है और गंगा की पावन स्थली है। और गंगा में कई लोग जो हैं अपने पितृपक्ष में ही अस्थि विसर्जन या फिर पितरों के श्राद्ध के लिए भी हरिद्वार की तरफ रुख करते हैं। और हरिद्वार के घाटों पर खासकर पितृपक्ष को लेके एक विशेष तैयारी का भी आयोजन किया जाता है। विशेष तौर पर जो वहाँ के स्थानीय पंडित हैं, जो लोग हैं, वो पितृपक्ष को लेके खासे तैयारी करके रखते हैं। और दूर दराज से आए हुए लोग जो शायद वो अपने 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के जो पितृ हैं उनको याद करते हैं, उनकी याद में वहाँ दान दक्षिणा की जाती है और पूजा पाठ जिसे हम श्राद्ध कहते हैं वो वहाँ कराया जाता है। तो ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है जो पितृपक्ष में अपने पितरों को याद किया जाता है और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि उच्च हिमालय क्षेत्र में ये मानक 200 यूनिट तक रहेगा। 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ता इस सुविधा के पात्र होंगे। वहीं इस योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री की इस राहत को बेबुनियाद बताया है और कहा कि 100 यूनिट से नागरिकों को कहीं से कोई राहत नहीं मिलेगी। किसान को पूरा मार दो, उसके बाद थोड़ी राहत दे दो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ काबिज हुई है, लगातार 8 से 9 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई है और तो और पानी को भी नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार है। आम जनता की जेब लगातार ढीली करने का जो प्रयास इन्होंने पिछले 3-4 सालों में अपने किया है। लेकिन अगर हम बात करें 100 यूनिट बिजली पर आधा बिल देने की, तो मैकेनिज्म कहाँ है मेरी सरकार? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक आदमी ट्रैक कैसे रखेगा, आपका उपभोक्ता इस बात का ट्रैक कैसे रखेगा कि उसने कितनी यूनिट बिजली खर्च करी है? पहले तो वो मैकेनिज्म आपको तैयार करना पड़ेगा, एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसके तहत ये ट्रैकिंग हो पाए कि कौन सा घर कितनी बिजली यूज कर रहा है। तो उधर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक शिव अरोड़ा के नेतृत्व में बंगाली समुदाय लोगों ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। साथ ही बंगाली समुदाय के सदस्यों को जोरों से काम करने वाली जाति प्रमाण पत्रों से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाए जाने के लिए सीएम धामी का आभार भी जताया है। वहीं मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि बंगाली समुदाय के लोगों की ओर से जो समस्याएं रखी गई हैं उन पर विचार कर उचित समाधान करने के प्रयास भी किए जाएंगे।
चारधाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर जाते हैं, जहां पर सड़कें और पुल अत्यधिक बारिश के कारण टूट जाती हैं। वहीं गढ़वाल आईजी KS नगनयाल ने कहा है कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। जगह जगह JCB और PWD के कर्मचारी तैनात हैं और रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। चारधाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई वहाँ पर, और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। तो वहीं देहरादून में बारिश बढ़ने के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दून में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रशासन भी डेंगू पर रोकथाम लगाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है। बतौर HM निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि प्रशासन इस बार डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। तो इस बार काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है। और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं विभिन्न अस्पतालों में। हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। मैदानी वहीं नवनियुक्त जिला अधिकारी सविन बंसल ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि बीते दिन डेंगू मलेरिया को लेकर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। देखिए, डेंगू मलेरिया की हमने ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी संपन्न की है, जिसमें हमारे संबंधित नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को आवश्यक निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है कि जो हमारे ग्राउंड वर्कर्स हैं, चाहे हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हमारी अर्बन आशाज हैं, वो घर टू घर, हाउस टू हाउस जाके कितना एजुकेट कर रही हैं, कितना प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर रही हैं, कितना लोगों को सेंसिटाइज कर रही हैं कि वो लोग जागरूक रहें। तो वहीं खटीमा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आगामी नगर निकाय चुनाव में गणना तथा BLO का काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस काम को करने में असमर्थता जताते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास पहले से ही कई काम है, ऐसे में ये काम कर पाना बेहद मुश्किल है। ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगाई गई है, साथ ही हमें BLO का काम दिया गया है। पहले हमसे ऑनलाइन काम कराया गया, उसके बाद हमें ऑफलाइन वर्क करने के लिए कहा गया। हमारे ऊपर इतना प्रेशर दिया गया है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 4 जगह ड्यूटी लगाई गई है। और साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के, मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे सेंटर में हेल्पर भी नहीं है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 4 जगह ड्यूटी कैसे कर सकती है? इसी के संबंध में हम आज जिला अधिकारी महोदय के वहाँ पर अपना विज्ञापन देने आए हैं कि हम नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी नहीं करेंगे। और सर ने बोला है कि आपकी समस्याओं को हमने सुना है और उसका समाधान किया जाएगा। तो उधर विकास नगर में रुद्र सेना के अध्यक्ष राकेश उत्तराखंडी ने प्रेस वार्ता करते हुए तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहां दान पात्र की भूमिका दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए की चोरी की गई है। साथ ही कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कि उत्तराखंड के अंदर 50 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आपको बताते चले, कोई सरफराज जाफरी पुत्र वाजिद हुसैन निवासी हरबटपुर है, जो कि पूर्व में मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्र के थे और उत्तराखंड बनने के बाद ही ये लोग यहाँ पे आए। बताते चले कि आप देखेंगे कि उमर रानी रावत कोई महिला है, इसको एक बार दान दी जमीन, फिर दूसरी दान दी जमीन, फिर तीसरी दान दी जमीन। ऐसे कई रजिस्ट्रें आपके सामने होगी, जैसे कि जिस तरीके से जमीन दान दी गई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।